अब हमारे पास आता है कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं। जो भी पाइल्स है या हेमराइड्स है, उनके कारण या कॉजेस क्या हैं। सबसे पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू पाइल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर एनाटॉमिकल एनॉमलीज हैं सिंस बर्थ हैं तो उसमें पाइल्स की संभावना ज़्यादा है। अगर हम अपनी डाइटरी इंटेक में फाइबर बहुत कम ले रहे हैं तो इसकी चांसेस ज़्यादा है कि पाइल्स डेवलप हो जाएगा। इन एडिक्वेट वाटर इंटेक, अगर हम अपनी डाइट में अपने खाने में पर डे वाटर का इंटेक, लिक्विड का इंटेक बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा और वो कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको 3 to 4 लीटर पानी पीना चाहिए डेली। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो आजकल की हमारी लग्जरी लाइफ है जिसमें हम खाना पीना, गाड़ी से उतरना, गाड़ी से ही रहना और जा कर के अपनी जॉब पे बैठ जाना, रनिंग नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, अगर हम सेडेंट्री लाइफ यूज़ करेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि अगर हम स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं तो स्ट्रेस से कैसे हो जाएगा पाइल्स। तो ये बहुत से लोगों ने हमसे पूछा भी था कि स्ट्रेस से कैसे हो जाएगा। तो स्ट्रेस का सिंपल ये है कि जब आदमी स्ट्रेस में रहेगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन की संभावना पूरी तरह से है कि उसका कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है स्ट्रेनिंग वाइल पासिंग स्टूल। जब हम लैट्रिन में बैठे हुए हैं, लैट्रिन के लिए गए हैं और उसमें हम स्ट्रेन या दबाव बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्रेशर खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो पाइल्स होने की संभावना है। हैवी वेट लिफ्टर जो होते हैं उनको संभावना हो जाती है। प्रेगनेंसी में संभावना है। डिसफंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द पेल्विस, ये एक कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें मेल और फीमेल में जो पेल्विक का डेवलपमेंट है, पेल्विक बोन का, अगर वो सही तरीके से डेवलप नहीं है, उसमें एनाटॉमिकल एनोमलीज हैं, तो पाइल्स की संभावना हो जाएगी। अब आता है साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या है इसके और इसके क्या इसके साइन हैं वो आपको बताते हैं। तो इसमें साइन एक्सटर्नल, इंटरनल और प्रोलैप्स के सबके अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। इनसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि पेशेंट आपको पाइल्स की प्रॉब्लम लेकर के आएगा, वो ब्लीडिंग हो या नॉन ब्लीडिंग हो, तो वो आप कैसे डायग्नोज करेंगे। तो उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट तो आपको कभी बताएगा नहीं कि एक्सटर्नल था या इंटरनल था, वो आपको पता करना है। अगर पेशेंट ये कहता है कि जैसे ही हम टॉयलेट के लिए बैठते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप, अभी स्टूल पास भी नहीं हुआ है और फ्रेश ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, एक कॉज हो सकता है कि एक्सटर्नल पाइल हो। दूसरा पेशेंट कहता है कि वही पेशेंट कहता है कि हमको ऐसा तो नहीं होता लेकिन हमको टॉयलेट में लगता हुआ आता है, तो वो एनल फिशर हो सकता है। तीसरा इसी में केस है कि अगर पेशेंट कहता है कि हमको टॉयलेट डिफिकेट करने के बाद, जब बिल्कुल हम फारिग होने वाले होते हैं, तब स्टूल पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड आ रहा है, तो ये एक कॉज हो सकता है कि इंटरनल पाइल हो। तो अगर एक्सटर्नल हेमराइड से एक्सटर्नल पाइल के हम इसके साइन सिम्टम्स देखें तो इसमें इचिंग होगी और इरिटेशन ओवर द एनल रीजन। इचिंग और इरिटेशन, ये दो चीजें हैं। दूसरा है पेन एंड डिस्कम्फर्ट, दर्द होगा और डिस्कम्फर्ट होगी ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी लैट्रिन को पास करने में बड़ी डिफिकल्ट होगी। स्वेलिंग अराउंड एनस, एनल जो रीजन है, जो रिंग है, उसमें स्वेलिंग होगी। ब्लीडिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग कि वो अगर ब्लीडिंग हो रही तो हम उसको ब्लीडिंग पाइल कहेंगे, अगर नॉन ब्लीडिंग है तो उसको नॉन ब्लीडर पाइल कहेंगे। अब इसके बाद आता है इंटरनल पाइल और या इंटरनल हेमराइड्स की जो ब्लीडिंग है या उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। इंटरनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनलेस होगा, ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग डिफिकेशन। लैट्रिन जब पेशेंट करेगा तो उसमें कोई दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। पेनलेस ब्लीडिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सटर्नल पाइल। रेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड फ्रेश ब्लड, कम्स आउट ड्यूरिंग डिफिकेशन, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड निकलेगा और इसमें जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा।